नमस्कार, आदाब। मुंशी जी की बज़्म में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। आज जो मैं अफसाना आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका उन्वान है मिस पद्मा। ये अफसाना पहली बार मुंशी जी के अफसानवी मजमूए ज़ादे राह में शाये हुआ, प्रकाशित हुआ। उससे पहले इसका किसी रिसाले या पत्रिका में शाये होने या प्रकाशित होने का हमें कोई इल्म नहीं है। आइए सुनते हैं मुंशी जी का अफसाना मिस पद्मा। पद्मा कार से उतरकर अपनी बहन से गले मिली तो उसे खुशी के बजाय रूहानी सदमा हुआ। ये वो रत्ना ना थी जिसे उसने साल भर पहले जीजा जी के साथ खुश खुश घर आते देखा था। शगुफ्ता और मखमूर मुस्कुराता हुआ वो फूल मुरझा गया था। बहन के ख़तों से पद्मा को इतना ज़रूर मालूम हुआ था कि वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं है और उसकी ज़िंदगी तल्ख हो गई है। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, इसका उसे गुमान न था। जैसे तस्वीर मिट गई हो, सिर्फ उसका खाका बाकी हो। उसने पूछा, ये तुम्हारी क्या हालत है बहन? क्या तुम बीमार हो? अपनी बीमारी की इत्तला तुमने कभी ना दी। रत्ना हसरतनाक तबस्सुम के साथ बोली, क्या करती लिखकर? तकदीर में जो था वो हुआ और आइंदा होगा। तुम्हें और अम्मा को अपनी दास्तान गम सुनाकर खामखा क्यों रंजीदा करती? तुझसे मिलने को दिल बहुत बेकरार था और तू इतनी शैतान है कि बार बार आने का वादा करके टालती जाती थी। ऐसा गुस्सा आता कि तुझे पाऊं तो खूब पीटूं। महीनों का गुबार जमा है, चलकर हाथ धो ले, कुछ खा पी कर मजबूत हो जा। मगर पद्मा को मुतलिक भूख न थी। दोपहर को उसने सिर्फ एक प्याला चाय और टोस्ट खाया था, शाम को एक संतरा, और अब शाम हो गई है। गाड़ी से उतरी तो उसका जी कुछ खाने को चाहता था, लेकिन अब जैसे भूख गायब थी। अब तो रत्ना से उसके दिल की बातें सुनने की भूख जाग गई है। उसने कुर्सी पर लेटकर कहा, जीजा जी तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, अचानक क्यों बरहम हो गए? रत्ना ने बेनूर आंखों से ताकते हुए कहा, अब मैं किसी के दिल का हाल क्या जानूं? शायद मैं इतनी हसीन नहीं हूं, या इतनी सलीकेवर नहीं हूं, या इतनी गुलाम नहीं हूं, क्योंकि अब मुझे तजुर्बा हुआ है कि औरतों का दम भरने वाले मर्द भी नामर्दों से कुछ बेहतर नहीं होते, बल्कि वो अपनी फराख दिली के मुआवजे में और भी काहिल बेज़बान अतात चाहते हैं। पद्मा ने हकीकत को वाज़ा करने के इरादे से पूछा, लेकिन तुम एक दूसरे से खूब वाकिफ थे। रत्ना थकी हुई आवाज़ से बोली, यही तो रोना है। हमारी शादी बुजुर्गों ने ना तय की थी। हम एक दूसरे के मिजाज और आदात से और ख़यालात से खूब वाकिफ़ थे। बरसों हमसाए रहे। एक दूसरे के ऐबो हुनर पहचानने के जितने मौके हमें मिले, बहुत कम किसी को मिलते होंगे। हमने घड़े को खूब ठोंक बजाकर अपना इत्मीनान कर लिया था। ज़र्फ़ में कहीं शगाफ या दरार तो नहीं। आवाज़ उसकी सच्ची थी, ठोस धात की आवाज़ की तरह, लेकिन ज़र्फ़ में पानी पड़ते ही ना जाने किधर से बाल निकल आए और सारा पानी बह गया, और अब घड़ा फूटी तकदीर की तरह खुश्क पड़ा हुआ है। मुझे अब मालूम हुआ कि औरत के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि शादी को लानत का तौक समझे और रो धोकर ज़िंदगी बसर करे। औरत के लिए ही क्यों, मर्द के लिए भी शादी को उतना ही बुरा समझती हूँ। अगर श्यामू की तबीयत मुझसे
भर गई है तो मेरी तबीयत भी उनसे कुछ कम नहीं भरी। उनकी जिन अदाओं और खुशफेलियों पर फिदा थी, अब उनसे मुझे नफरत है। क्यों दिल की ये हालत है कह नहीं सकती, लेकिन अब मैं उनके साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। वो हंसते हैं तो मुझे उनकी हंसी में छिछोरेपन की बू आती है। बातें करते हैं तो उनमें बनावट का रंग झलकता है। अचकन और पाजामा पहनते हैं तो मीरासियों जैसे लगते हैं। कोट और पतलून पहनते हैं तो किसी क्रिश्चियन जैसे लगते हैं। उनके साथ जितनी देर रहती हूँ दिल पर बहुत जबर करके रहती हूँ, लेकिन हम दोनों में फ़र्क है कि वो अपनी मर्ज़ी के बादशाह हैं, मैं उनकी मर्ज़ी की ग़ुलाम हूँ। उनके लिए मेरी जैसी और मुझसे कहीं हसीन दिलबस्तगी के लिए मौजूद हैं। कूशा हैं, तालिब हैं। मेरे पाँव में जंजीर है, कानून की भी, एहसासात की भी और वक़ार की भी। वो आज़ाद हैं इसलिए खुश हैं, ज़ाहिरदार हैं, मैं कैद हूँ। मेरा एक एक ज़र्रा एक एक नुक्ता नफ़ी है। सितम यह है कि मैं ज़ाहिरदारी कभी नहीं कर सकती। मैं खुलूस चाहती हूँ। खुलूस का गुस्सा मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, तसन्नुं की दिलजोई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब खुलूस पाती नहीं तो खुलूस दूँ कहाँ से? तुझे मैं यही सलाह दूंगी कि कभी ये बेड़ी अपने पाँव में ना डालना। औरतों ने शादी को ज़रिया माश समझ लिया है, मैंने भी वो गलती की। अपने को किसी पेशे के लिए तैयार कर, लेकिन तेरे लिए भी बहुत वसी मौका है। तू ज़हीन है, ज़ूद फ़हम है, जी हौसला है। तू अगर वकालत करे तो मुझे यकीन है थोड़े ही दिनों में तेरा रंग जम जाएगा। मर्द हुस्न परस्त होते हैं। हुस्न उनके दिल की अज़ली भूख है। क्यों ना हम उनकी हमाकत से फ़ायदा उठाएं। जिस मुकदमे में मर्द वकील एक पाए उसमें तू दो पा सकती है। ये प्यारा चांद सा मुखड़ा किस मर्द की नज़र में बस ना जाएगा। लेकिन वही शख्स जो अभी तेरे कदमों पर सर रखे और तेरी अदाओं पर कुर्बान होगा, तुझसे शादी हो जाने पर 70 गमज़े करेगा, तुझ पर रोब जताएगा। बेवकूफ़ रत्ना लेना सब कुछ चाहती थी। दुनिया कुछ नहीं, महज अपनी इंसानियत के बूते पर, अपने हुस्न और अंदाज के बल पर हसीन है, खुश अदा है, नाजुक अंदाम है। इसलिए खुलूस पाने का हक़ है, वफ़ा का हक़ है, तस्लीम का हक़ है। कौड़ियाँ देकर जवाहर पारे लेना चाहती है। मिस्टर श्यामनाथ आते हुए नजर आए। पद्मा ने कमरे से निकलकर उनसे हाथ मिलाया। पद्मा खुद इन्हीं ख्यालात की लड़की थी और बहन की ताकीद ने उसके ख्यालात को और मजबूत कर दिया। बीए में तो थी ही, इम्तिहान में उसने अव्वल दर्जा हासिल किया। कानून का दरवाज़ा खुला हुआ था। 2 साल में उसने भी कानून अव्वल दर्जे में पास किया और वकालत शुरू कर दी। उसकी ज़हानत और ज़कावत ने उसके हुस्न के साथ मिलकर साल भर तक उसे जूनियर वकीलों की सफ़े अव्वल में बिठा दिया। वो जिस अजलास में पहुंच जाती एक हंगामा मच जाता। नौजवान वकला चारों तरफ से आकर बैठ जाते और साइलाना नज़रों से उसे देखते। अदालत भी उन रानाइयों और शीरी बयानियों से भी बेनियाज न रह सकती थी। जाहिद जजों की नज़रें भी मसरूर हो जाती, चेहरों पर रौनक आ जाती। सभी उसकी एक नज़र के मुतमनी थे। उसकी वकालत क्यों ना कामयाब होती। वो शिकस्तों से नाआशना थी, उनमें भी फतेह का पहलू छुपा हुआ था। उसके मुवक्किल को इल्ज़ाम साबित हो जाने पर भी बहुत नरम सज़ा मिलती, या उसका मुकदमा कमज़ोर होने पर भी फ़रीक़ मुखालिफ का शदीद तरीन मुआवज़ा होता। उसके ख़िलाफ़ डिग्रियाँ भी होती तो उससे अदालत का ख़र्चा ना लिया जाता। शरह सूद भी माकूल डिग्रियों में
फरीक सानी की शामत ही आ जाती। उसके हुस्न का जादू नामालूम तौर पर अपना असर डालता रहता था, लेकिन उसकी धाक जमी उस इस्तगाज़ा की पैरवी में जो उसकी बहन रत्ना ने मिस्टर झल्ला पर अलहदगी के लिए दायर किया। मियाँ बीवी के ताल्लुकात इस दर्जा कशीदा हो गए थे कि रत्ना को अब कानून के सिवा चारा न रहा। उसका मुकदमा हर एक पहलू से कमज़ोर था। अलहदगी के लिए जिन कानूनी असबाब की ज़रूरत थी उनका यहाँ निशान न था, लेकिन पद्मा ने कुछ ऐसी वक्त नजरी से काम लिया कि मुकदमा खुद से कुछ हो गया। जिस वक्त पद्मा अजलास में आकर खड़ी होती और अपने मुअस्सर लहजे में खुतबे कामिल की रवानी और इन्हमाक और इस्तिदलाल की वजाहत और जामियत के साथ अपनी तकरीर शुरू करती तो सामईन चश्मे हैरत से देखते रह जाते और आपस में कहते ये कुदरत की देन है। बिला शक उसकी बहस में इस्तिदलाल के मुकाबले में जज्बात का पहलू गालिब होता, लेकिन उसमें नफ्सियात की जगह सदाकत और खुलूस का इतना पुख्ता रंग होता कि अदालत भी उससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। रत्ना की डिग्री हुई और पद्मा के लिए उरूज के दरवाजे खुल गए। दोनों बहनें अब एक साथ रहने लगी। उस शहर में यह ख़ानदान मुमताज़ था। पद्मा के वालिद पंडित उमा कौल कामयाब बैरिस्टर थे और अगरचे उनकी ज़िंदगी ने वफा न की और ऐन आलम शबाब में 2 यतीम लड़कियां छोड़कर रहलत फरमा गए, लेकिन इतना असासा छोड़ गए कि बेवा माँ को लड़कियों की तालीम व तरबियत में कोई दिक्कत न हुई। उमानात खुद शौकीन, आज़ाद, मुशरिफ, रंगीन मिजाज आदमी थे, लेकिन उनकी मुताहिल ज़िंदगी पुरसुकून थी। बाहर वो कुछ करेंगे, घर के अंदर उनकी बीवी का राज था और वो खुश थी। बदमज़गियाँ होती लेकिन सवाल जवाब तक रह जाती, सख्त ज़बानियों की नौबत न आती। उमानात को यकीन था कि वो कितनी ही बेउनवानियाँ करें, बीवी की वफा, खुलूस और एतमाद पर उसका कोई असर नहीं होगा। आज उनको मरे 20 साल हो गए, मगर देवी अभी तक उनकी पूजा करती जाती थी। वो सिर्फ एक बार खाना खाती और वो भी बिना नमक के, ज़मीन पर सोती और महीने के आधे दिन व्रत रखती जैसे कोई सन्यासी हो। दोनों लड़कियों की परवरिश पर उसे रूहानी कोफ्त होती थी, मगर उन्हें समझाने की उसके पास अकल न थी, ना वो हिम्मत। वो दोनों अपनी माँ का मजाक उड़ाती और उसे सादा लो, बेज़बान, फरसूदा ख्याल समझकर उस पर रहम करती थी। उनमें से किसी को ऐसा नफ्स परवर, बेवफा, सद मोहर शौहर मिला होता तो उसे ठोकरें मारती, उसकी सूरत ना देखती, उसे दिखा देती कि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो हम भी तुमसे कम नहीं। जाने अम्मा कैसे ऐसे वहशी, बेदर्द, नाशनास आदमी के साथ रह सकती थी और अब भी उसकी इज्जत करती थी। तालीम ना पाने की यही बरकत है। वही तूफ़ान नूह के आने के ज़माने के ख़यालात हैं। दुनिया कितनी दूर निकल गई है, इस गरीब को क्या खबर। पद्मा ने वकालत शुरू करते ही अलहदा मकान ले लिया था। अम्मा के साथ उसे बहुत सी कैदों की पाबंदी में रहना पड़ता था। वो आज़ाद रहना चाहती थी। वो किसी के रूबरू जवाबदेह क्यों हो, वो अपने नेको बद की मुख्तार है, किसी को उसके मामले में दखल देने का कोई हक नहीं। बेवा उसी पुराने मकान में रहती थी, तन्हा, मरहूम की याद की परस्तिश करती हुई। रत्ना शौहर से अलहदा होकर पद्मा के साथ रहने लगी, लेकिन चंद ही महीनों में उसे मालूम हो गया कि उसका यहाँ निभा नहीं हो सकता। पद्मा ने खुद ही कोशिश करके
मुफस्सिल के एक शहर में एक मदरसे में जगह दिलवा दी। पद्मा ने तालीम से जो फैज़ उठाया था उसमें नफसानी ख्वाहिशात की तकमीली हयात का मकसद था। पाबंदियाँ रूह की बालिदगी के लिए जहर थी। फ्राइड उसका माबूद था और फ्राइड के नज़रिए उसकी ज़िंदगी के लिए मशाले हिदायत। किसी अज़ू को बांध दो, थोड़े ही दिनों में दौरान खून बंद हो जाने के बायस बेकार हो जाएगा, फासिद मादा पैदा करके ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देगा। जो जुनून और मराक और इख्तिलाल दिमाग की इतनी कसरत है महज इसलिए कि ख्वाहिशात में रुकाव डाला गया। नफ्सियात की ये नई तशरीह पद्मा की ज़िंदगी का मुसल्लमा उसूल थी और वो आज़ादी से अपनी पर्सनालिटी की तकमील कर रही थी। पेशे की इब्तदाई कशमकश ख़त्म हो जाने के बाद उसकी वकालत इस तरह थी जैसे मछली के लिए पानी। बेशतर मुकदमात अपनी नौइयत के एतबार से यकसां होते थे, सिर्फ जुज़ियात में कुछ इम्तियाज़ होता था। उनकी पैरवी के लिए किसी किस्म की तैयारी या तहकीक की ज़रूरत न थी। मुहर्रर ज़ाब्ते की तकमील कर देता, वो अजलास में जाकर खड़ी होती और वही हज़ार बार की दोहराई हुई दलीलें और मंझे हुए अल्फाज। इसलिए अब उससे फुर्सत भी काफ़ी थी। उसके हवा खाहों में कई नौजवान रईस थे जो महज उसके दीदार से महजूज होने के लिए नए नए मुकदमात लाते रहते थे और वकालत के मंदिर की वो देवी और कितने ही नौजवान वकील उसकी चौखट पर जब्बार असाई रहते। नौजवानी क्यों, जहाँ दीदा भी, पके हुए बाल और पकी हुई अक्ल वाले भी, जिस पर उसकी नज़र करम हो जाती वो पारस हो जाता। मगर इंसान कोशिश करने पर भी बिल्कुल हैवान नहीं हो सकता। पद्मा शबाब की पहली उमंग में तो दिलों से खेलती रही। नाजो अदा, रानाई और दिलरुबाई के करिश्मे, लजत अंगनी की घास। मगर रफ्ता रफ्ता उसे खरमस्तियों से नफरत होने लगी और दिल एक वजूद की तलाश करने लगा जिसमें दर्द हो, वफा हो, गहराई हो, जिस पर वो तकिया कर सके। इन शौदों में सभी भंवरे थे, फूल का रस लेकर उड़ जाने वाले, जो उसके रसूख और असर करम के लिए उसके आशिक बने हुए थे। और अब ऐसा चाहने वाला चाहती थी जो उसके लिए ज़िंदगी कुर्बान कर सके, जो उसकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी की आरजू बनाए और जिस पर वो खुद अपने को मिटा सके। इत्तेफाक से एक दिन मिस्टर झल्ला नजर आ गए। उसने अपनी कार रोक ली और बोली, आप तशरीफ लाइए। रिश्ता टूट जाने पर कचाखलाकी तो नहीं की जा सकती। झल्ला ने इश्तियाक से कहा, आज ही आया था और तुमसे मिलना चाहता था। जब से तुम्हारी वो बहस सुनी है और तुम्हारा वो अंदाज देखा है, तुम्हारा मद्दा हो गया हूं। किसी वक्त तुम्हें फुर्सत हो तो आऊं। पद्मा को उनसे हमदर्दी हुई। वो साबित करना चाहती थी गोया मैंने अपनी बहन की हिमायत में तुम्हारे खिलाफ बहुत सी गलत बयानियां की, गलत इल्ज़ामात लगाए, लेकिन वो पेशे की बात थी। उसमें मुझे तुमसे मुतलिक मलाल नहीं है। बोली, शौक से आइए, मेरे साथ ही चलिए, घर चल रही हूं। झल्ला आकर बैठ गए और इस मुख्तसर सी मुलाकात में पद्मा को मालूम हुआ कि झल्ला रोशन ख्याल और साफगो आदमी है। दोनों चाय पर बैठे तो झल्ला ने शिकायत आमेज तबस्सुम के साथ कहा, आपने तो बहस के दौरान में मुझे पूरा शैतान बनाकर खड़ा कर दिया। पद्मा हंसकर बोली, उसका जिक्र ना कीजिए, वो प्रोफेशनल मामला था। तो क्या मैं ये यकीन कर लूँ कि आप फिल वाक़े मुझे इतना कमज़ोर इंसान नहीं समझती? तो नहीं, मैं उसके
उसके बरक्स में आपके अखलाक से बहुत मुतासिर हुई। मुझे ताज्जुब है कि आपकी रत्ना से क्यों ना पटी। अगर आप इंसान को इंसान ना समझकर फरिश्ता देखना चाहें तो यकीनन मायूसी होगी। शादी करके खुश रहने के लिए जिस बेहिसी की ज़रूरत है उतनी शायद रत्ना में ना थी। अब मुझे यही तजुर्बा करना है, आज़ाद रहकर खुशी मिल सकती है या नहीं। शादी करके देख लिया। मेरी हमदर्दी आपके साथ है। इंसानी हमदर्दी की मेरी निगाहों में कोई वक़्त नहीं। पद्मा ने अशुतराज नज़रों से देखा। ऐसे बेवफाओं की ज़बानी हमदर्दी के सिवा और क्या मिल सकता है। ये ना भूल जाइए कि यह अदालत नहीं है। सफाई का बार आपके ऊपर है। मुझे मौका अता कीजिए। दूसरे दिन झल्ला फिर आए और ज़्यादा देर तक रहे। उसके बाद रोज़ाना किसी ना किसी वक्त ज़रूर आ जाते। पद्मा रोज़ बरोज़ उनकी तरफ मुल्तफ़ित होती जाती थी। उनमें वो सारे औसाफ नज़र आते थे जिनकी उसे भूख थी। उनमें ख़यालात की मुनासबत थी, नेक नियति थी, जज्बात थे और कोई ज़ाती गरज नहीं थी। एक दिन झल्ला ने कहा, मेरा जी चाहता है कि यहीं आकर प्रैक्टिस करूं। मुझे अब महसूस हो रहा है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। पद्मा खुश होकर बोली, ज़रूर आ जाइए। मेरी भी यही तमन्ना है और इसी मकान में ठहरिए। यानी आपके साये में? गैर मुमकिन। मुझसे उल्फत और मेरे साये से नफरत? आपकी आज़ादी में मुखिल होना नहीं चाहता। यूं कहिए कि आपको मेरी जानिब से अपनी आज़ादी में खलल पड़ने का अंदेशा है। मैं तो तायब हो चुका दिल से। तो मुझसे मुआहदा कर लीजिए। दिल से? हाँ, दिल से। रत्ना ने पद्मा को गुस्से और तंबी से भरा हुआ खत लिखा। तूने ये कहावत नहीं सुनी? आजमूदन रा आजमूदन जहलस्त। मुझे हैरत होती है तू उस शख्स के साथ क्यों मुल्तफित हुई। ये शख्स दगा देगा, मक्कार है, नफ्सियात से भरा हुआ। लेकिन पद्मा पर कोई असर ना हुआ। झल्ला को खत दिखाया। झल्ला बोले, तुम लिख दो, मैं उनसे शादी नहीं कर रही हूं, तलाक की नौबत ना आएगी। पद्मा ने शोखी के साथ कहा, मैं तो लिख दूंगी, मैं उनसे शादी कर रही हूं और कभी तलाक ना लूंगी। झल्ला की डॉक्टरी प्रैक्टिस बराए नाम थी। एक कमरा उनके लिए मखसूस था। दरवाजे पर अपना साइन बोर्ड लगा दिया था और सुबह को 2-3 घंटे अपने कमरे में बैठे नॉवेल पढ़ा करते थे, जिसका उन्हें बेहद शौक था। मरीज कभी कभार ही आते थे। पद्मा उन पर ऐसी फरीख्ता हो गई कि वो जितना चाहें खर्च करें और जिस तरह चाहें खर्च करें, उसे कोई एतराज़ ना होता। उनके लिए एक ना एक तोहफा रोज़ ही लाती रहती। ऐसी बेशकीमत घड़ी शहर के बड़े बड़े रईस के पास ना होगी। उनके लिए एक अलग कार थी। दूसरे अलग नौकरों को सख्त ताकीद थी कि उनके किसी हुक्म की तामील में देर ना हो। ज़रा सी शिकायत हुई और तुम गए। रोज़ उनके लिए अच्छी अच्छी शराबें आती और पद्मा को भी शराब का चस्का पड़ गया। जन्नत के मज़े लूटे जा रहे थे। और इतना ही नहीं, पद्मा झल्ला की रज़ा की चेहरी थी। झल्ला का नाम ही झल्ला ना था। मिजाज के भी झल्ले थे। ज़रा सी बात पर चिढ़ जाते और पद्मा उनका मनाव करती। उनका अताब उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। झल्ला को अपनी ताकत का इल्म था और उसका इजहार करते थे। पद्मा को अपनी कमज़ोरी का इल्म न था
और उसे दिलजोई समझती थी। मोहब्बत पे जबर करने की बेइंतहा क़ुव्वत है और सब्र करने की बेइंतहा क़ुव्वत है। झल्ला जबर करते थे, पद्मा सब्र करती थी। झल्ला का तबस्सुम शुक्रिया का एक लफ्ज़, महज मसरत, खामोश, क्या है मोहब्बत में जबर करने के साथ एक लफ्ज़ मसरत, एक लफ्ज़ मसरत खामोश उसे बाग बाग करने के लिए काफ़ी था। सियासत की तरह आईने मोहब्बत में हाकिम होता है दूसरा महकूम। महकूम पसीना निकालता है, मरता है, सहता है और ज़बान नहीं खोल सकता। हाकिम सज़ाएं देता है, रोब जमाता है, रुलाता है और अबरुओं का शिकन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो देखने वाले देखते थे और हैरत में आ जाते थे। ये वही पद्मा है, वही गुरूर की पतली, वही नाजुक मिजाज, निस्वां तराज, मगर कितनी मुतमहिल हो गई है। इस तरह तो कोई बुलहवस मर्द भी किसी हसीना की नाज़बरदारी नहीं करता। कोई बूटी सुंघा दी इस डॉक्टर ने, दिल जले हासिद पद्मा पर आवाज़ें कसते। पद्मा हंसकर रह जाती। उन्हें उसकी बेज़बान हल्का बगोशी देखकर मुसरत होती थी, क्योंकि वो जलते थे। एक दिन झल्ला का एक खत पद्मा ने गलती से खोल डाला। झल्ला ने गजबनाक होकर पूछा, मेरा खत किसने खोला? पद्मा अपनी गलती का एतराफ़ न कर सकी। शायद मुहर्रर की गलती हो। मैं तुम्हें इसका जिम्मेदार समझता हूँ और तुम्हें इसका जुर्माना देना होगा। हाजिर हूँ, सर झुकाए हुए। झल्ला ने उसे आगोश में ले लिया और पद्मा पर घड़ों नशा चढ़ गया। दुनिया उसकी नज़रों में हकीर थी। 2 साल गुजर गए और फूल मुरझाने लगा। उसमें फल आ रहा था। नाजुक पद्मा कमज़ोर हो गई। जर्द रुखसार, बेरंग आंखों में थकान, जिस्म में ढीलापन, फिक्र मगमूम उस पर एक हैबत सी तारी रहती। डरावने ख्वाब देखती, आईने में अपनी सूरत देखती और आहे सर खींच कर रह जाती। सारी दुनिया के रंगो रोखन और बेहतरीन मौक़ियात अमूमात फितरत के इस तग़य्युर के सामने हेश थे। आँखों के नीचे हल्के, ग़िज़ा की इश्तिहा गायब, मगर उसी तनासुब से प्यार की भूख तेज़। अब वो नाज़बरदारी चाहती थी। कोई उसे पान की तरह फेरे, उसे सीने से लगाए, कभी अलहदा ना करे। अपने ऊपर जो एतमाद था वो रुखसत हो गया। मगर झल्ला इस बदलाव से बेखबर और बेअसर अपनी रविश पर चले जा रहे थे। वही तनतना था, वही दिमाग। पद्मा क्यों उन्हें डिनर के लिए बुलाने नहीं आई? उन्हें भूख नहीं है। वो खुद पान लेकर उनके पास नहीं आती। ये मिजाज हुस्न तो गायब हो गया। वो अदाएँ हैं, ना वो शोखी, ना वो मलामत, और दिमाग आसमान पर है। वो चाहते थे पद्मा ज़ाहिर की इन पामालियों को मज़ीद इल्तिफ़ात से पूरा करे, उन पर कुर्बान हो, बलाएँ ले। इस तरह दोनों में कशीदगी बढ़ने लगी। सोचती कितना बेदर्द आदमी है, और झल्ला सोचता कितनी बेइतनाई है। उन्हें अब उससे गुरेज होता था। इसके लिए अब यहाँ दिलबस्तगी का कोई सामान न था। जानते थे ही कि पद्मा उनकी लौंडी है, फिर क्यों ना लुत्फ़ ज़िंदगी उठाएं, क्यों ना रंगरलियाँ मनाएं। पद्मा अपने कमरे में उदास बैठी रहती। वो सैर को निकल जाते और आधी रात को आते। वो उनका इंतज़ार किया करती। एक दिन उसने शिकायत की, तुम इतनी रात तक कहाँ गायब रहते हो? तुम्हें ख्याल भी नहीं होता मुझे कितनी तकलीफ़ होती है? झल्ला ने मुंह बनाया, अच्छा, अब आपको ज़रा मेरा इंतज़ार करने में तकलीफ़ होती है? बेइतनाई से बोले, तो क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे आंचल से बंधा रात दिन बैठा रहूं? कुछ हमदर्दी तो चाहती हूँ। मैं अपनी आदतों को नहीं बदल सकता। पद्मा खामोश हो गई। बदमज़गी हो जाने का अंदेशा था। वो अपने तई अब और भी उनकी मोहताज पाती थी। कहीं नाराज़ ना हो जाएं।
कहीं चले ना जाएं, इस ख्याल से ही उसे वहशत होती थी। रत्ना का खौफ था। वो आज भी दकीलाना नज़रों से उसे देख रही है। झल्ला कहीं चले गए तो कितने ताने देगी। वो रत्ना को दिखाना चाहती थी, तू जहाँ नाकाम हुई मैं वहाँ कामयाब हूँ। तूने झल्ला को हुस्न से बांधना चाहा, नाकाम हुई। मैंने उन्हें अपनी मोहब्बत से बांधा और बावजूद किसी रस्मी या कानूनी या रूहानी मुआहदा न होने के अब तक बांधे हुए हूँ। वो सब कुछ झेल कर भी मोहब्बत की फतेह दिखाना चाहती थी। उसे अपने से ज़्यादा इस नज़रिए की फतेह थी। वो दर्द से बेचैन थी। लेडी डॉक्टर आई, नर्स आई, दाया आई, झल्ला का कहीं पता ना था। बार बार जी डूब जाता था, दर्द से बेहोश हो जाती थी, रोती थी, तड़पती थी, बदन पसीने में तर मालूम होता था, जान निकल जाएगी। झल्ला को बार बार पूछती, जैसे उन्हीं के पास दर्द का इलाज है। हाँ, अगर वो आकर खड़े हो जाते, उसका सर सहलाते, उसे प्यार करते, तो वो उससे भी जान गुज़ार दर्द झेल लेती। लेकिन वो कहाँ हैं, अब तक नहीं आए। अब तो 12 बजे होंगे। लेडी डॉक्टर ने कहा 12:30, और वो अभी तक नहीं आए। कोई ज़रा जाकर उन्हें बुला लाए। कहाँ गए, कुछ आपको मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मगर किसी को भेज दो, तलाश कर लाए। लेडी डॉक्टर ने कहा, आप अपने को इस तरह परेशान न करें, इससे दर्द बढ़ता है। पद्मा चुप हो गई, फिर तड़पने लगी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो बोली, मैं अब ना बचूंगी मिस, ये दर्द मेरी जान लेकर रहेगा। श्याम बाबू आए तो कह देना मैंने उन्हें माफ़ किया, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। बच्चा आप उन्हें दे दीजिएगा और मेरी तरफ से कहना, इसे पालो, ये तुम्हारी बदनसीब पद्मा की निशानी है। और उसे मालूम हुआ जैसे तारीक नज़ा का पहाड़ उसके सर पर टूट पड़ा। उसकी आंखें खुली तो कहाँ कि खुश आयन प्यारी जाब बख्श जियाबार सदा कानों में आई। लेडी डॉक्टर ने बच्चे को उसके सामने कर दिया। जैसे उसकी आंखों में ठंडक आ गई और ठंडक हलक से होती हुई दिल जिगर तक पहुंच गई। उसने हाथ बढ़ाकर बच्चे को गोद में ले लिया और बोली, श्याम बाबू आ गए हैं? अभी तक नहीं आए? उसका चेहरा अफसुर्दा हो गया और जैसे चिराग बुझ जाए, जिंदगी की सबसे बड़ी मुसरत उसके सामने, और सब कुछ नाचीज था। नाजो अदा, बनाओ सिंगार, बोसो किनार, कहीं ये लुत्फ़ नहीं। वो उससे महरूम हो गई। वो नौज़ायदा फरिश्ता गोद में उठाकर आंखों में गुरूर और तशक्कुर भरे हुए जज्बात के साथ उसे झल्ला की गोद में ना दे सकी। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। सुबह हुई, झल्ला नहीं आए। शाम हुई, रात हुई, फिर सुबह हुई, फिर शाम हुई, यहाँ तक कि 6 सुबह आईं और गई। झल्ला नहीं आए। ना कुछ कह गए, ना कोई ख़त दे गए। पद्मा मारे फिक्र और खौफ के सूखी जाती थी। 7वें दिन उसने मुंशी जी को बैंक भेजा। कुछ रुपए निकालने थे। मुंशी जी बैंक से नाकाम लौटे। बैंक के सब रुपए डॉक्टर झल्ला निकाल ले गए थे। पद्मा ने उन्हें बैंक से लेन देन करने का इख्तियार दे रखा था। उसने ताज्जुब से पूछा, मगर मेरे 20,000 जमा थे। जी हाँ, सबका सब निकाल ले गए। और कुछ मालूम हुआ कहाँ गए? जी वहां तो किसी को कुछ खबर नहीं। पद्मा ऐसी तैश से झल्ला के कमरे में गई और उसी कद आदम तस्वीर को जो 1000 में बनवाई थी उठाकर इतने ज़ोर से पटका के शीशा चूर चूर हो गया। फिर उस तस्वीर को दोनों हाथों से फाड़ डाला, उसे पैरों से कुचला और दिया सलाई लगा दी।
फिर झल्ला के कपड़े, किताबों, संदूक, जूते, सिगरेट केस और सारा सामान जो वहाँ रखा हुआ था सबको एक जगह करके उस पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। अब बुलंद आवाज़ में बोली, शोहदा, बदमाश, हरामखोर, खर दिमाग, खर नफस। ऐ झल्ला, तुम? हाँ, डॉक्टर झल्ला जाने कहाँ से टपक पड़े थे और दरवाजे पर खड़े ये तबाहकारियाँ देख रहे थे और दिलचस्प और गैरफानी नज़रों से। पद्मा हैरत और खिफत और गुस्से में डूबी हुई खड़ी हो गई और पूछा, तुम अब तक कहाँ थे और तुमने मेरे रुपए क्यों उड़ा लिए, शोहदा बेईमान? झल्ला ने ज़राफ़त आमेज़ अंदाज से कहा, दिल का बुखार उतर गया या बाकी है? पद्मा झल्ला कर बोली, तुमने मेरे रुपए चुरा लिए, एहसान फरोश, मैं तुम्हें जेल की सैर करा के छोड़ूंगी, दगाबाज। झल्ला ने नोटों का एक पुलिंदा उसकी तरफ हकारत से फेंक दिया और बोले, ये लो अपने रुपए और मेरा सलाम कबूल करो। ये थी तुम्हारी मोहब्बत जिसका इस शिद्दत से इज़हार किया जा रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने अपने बुलडॉग के साथ, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम अपने बुलडॉग के साथ करती हो। उसे गोद में खिलाती हो, चूमती हो, साथ लेकर सैर को जाती हो, अपनी बगल में बिठाकर खुश होती हो, उसे अपने हाथों से नहलाती हो, डार्लिंग और खुदा जाने क्या क्या कहती हो। लेकिन कुत्ता ज़रा दांत दिखा दे तो उस पर हंटरों की बारिश कर दोगी और शायद गोली मार दो। मैं भी तुम्हारा बुलडॉग था, उतना ही अजीज और उतना ही हकीर। मैं देखता था और इम्तिहान लेना चाहता था। अब मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरा ख्याल सही था। 1 हफ्ते तक गायब रहना इतना बड़ा जुर्म ना था। 20,000 रुपयों की कोई हकीकत है? मगर तुम्हारी मोहब्बत देख ली। रत्ना मुझसे अलहदा है, मगर महज कानूनन उसका मुझसे रूहानी रिश्ता है और वो टूट नहीं सकता, क्योंकि वो आज भी मिसेस झल्ला है। और मैं जानता हूँ जिस वक्त मैं नादम होकर उसके सामने जाऊँगा वो फिर मेरी बीवी होगी और मैं उसका गुलाम शौहर। तुम्हारी आज़ादी तुम्हें मुबारक। देखना चाहती हो रत्ना के ये ख़त? ये लो, देखो और शर्माओ। वो आज भी मेरे नाम पर बैठी हुई है, वो आज भी मेरे नाम पर बैठी हुई है। और तुम कल, हाँ कल कोई दूसरा टायर फांसोगी और फिर उस पर अपनी मोहब्बतों की बारिश करोगी और बदमिजाज और गुस्सावर और सख्तगीर रत्ना यूं ही मुझसे जलती रहेगी, लेकिन मेरी रहेगी। पद्मा बुत की तरह खड़ी थी। झल्ला चले जा रहे थे जैसे कैद से छूट गए हो। तो ये थी कहानी मिस पद्मा। फिर मिलूंगा। नमस्कार।